अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें कटारा एक बार फिर 4 नेशंस और अवतार की कहानी बताती है, जबकि आंग की तरक्की दिखाने वाले सीन दर्शकों को याद दिलाते हैं कि वे कितना आगे आ चुका है। ये ग्रुप अर्थ किंगडम से गुजर रहा होता है, तभी उनका सामना फायर नेशन के सैनिकों से होता है। आंग, कटारा, सोक्का और सुकी मिलकर आसानी से उन्हें हरा देते हैं, जिससे पता चलता है कि अपने पिछले एडवेंचर के बाद से वे कितने मजबूत हो गए हैं। सफर के दौरान सुकी देखती है कि आंग काफी बड़ा हो गया है और बाकी लोग भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, सुकी सोक्का के साथ अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश करती है। वो खुलकर उससे कहती है कि वो चाहती है कि वे साथ रहें, लेकिन सोक्का को जवाब देने में मुश्किल होती है। पुराने नुकसान और जिम्मेदारियों का बोझ लिए वो उसे साफ जवाब दिए बिना ही चला जाता है, जिससे मामला अधूरा रह जाता है। टीम का मुख्य मकसद किंग भूमि को ढूंढना है, जिन्हें फायर नेशन ने कैद करके रखा है। आंग को उम्मीद होती है कि वो अपने पुराने दोस्त को बचा पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि भूमि उसे अर्थ बेंडिंग सीखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि जब वो आखिरकार भूमि के पास पहुंचता है तो मुलाकात वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची थी। भूमि भागने से इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपनी प्रजा को नरसंहार से बचाने के लिए अपनी मर्जी से सरेंडर किया था। बेकार की लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने कैद में रहना चुना। आंग के जाने से पहले भूमि उसे एक जरूरी सीख देते हैं। वो युवा अवतार को बताते हैं कि अर्थ बैंडिंग में महारत हासिल करने के लिए न्यूट्रल जिंक को समझना जरूरी है। ये इंतजार करने, सुनने और सही समय पर काम करने की कला है। भूमि समझाते हैं कि आंग सिर्फ काम करके जबरदस्ती समाधान नहीं निकाल सकता। अगर वो इस एलिमेंट में महारत हासिल करना चाहता है तो उसे सब्र रखना सीखना होगा। इस बीच फायर नेशन में तेजी से घटनाएं घट रही होती हैं। फायर लॉर्ड ओजाई इस बात से नाराज हैं कि सेना अर्थ किंगडम के अहम इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाई है। वो कई कमांडरों से उनके अधिकार छीन लेते हैं और राजकुमारी अजुला पर ध्यान देते हैं। वो बासिंग से शहर पर कब्जा करने के लिए एक साहसी प्लान पेश करती है, एक बड़ी सेना से शहर का ध्यान भटकाना और साथ ही चुपके से शहर की दीवारों के नीचे से हमला करना। ओजाई इस आइडिया को मंजूरी तो देते हैं, लेकिन उम्मीद के विपरीत अजुला के बजाय जनरल ट्रान को ऑपरेशन की कमान सौंपते हैं। ओजाई अपनी बेटी को एक अलग काम सौंपते हैं। वो उसे ज़ूको को ढूंढकर घर वापस लाने का आदेश देते हैं। जनरल ट्रान स्थिति को और मुश्किल बना देते हैं जब वे कहते हैं कि कई सैनिक अजुला को फायर नेशन का असली फ्यूचर लीडर मानते हैं, जिससे सेना में तनाव पैदा हो जाता है। शाही दरबार से दूर ज़ूको और आयरो रेफ्यूजीज की तरह रह रहे होते हैं। थका देने वाला शारीरिक काम करने के लिए मजबूर होने के कारण उन्हें बिना किसी रुतबे और विशेष अधिकार के जीवन जीने में मुश्किल हो रही होती है। ज़ूको का मन कड़वाहट से भर जाता है और आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आयरो को दोषी ठहराता है और उस पर कमजोरी का आरोप लगाता है। इस बहस से आयरो बहुत दुखी हो जाते हैं। ये मानकर कि अपना सम्मान वापस पाना ही एकमात्र समाधान है, ज़ूको अकेले ही अवतार को खोजने का फैसला करता है और अपने चाचा को पीछे छोड़ देता है। उधर अर्थ किंगडम में आविष्कारक साई टीम अवतार को चेतावनी देते हैं कि फायर नेशन की सेनाएं उस इलाके से गुजर रही हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए ये ग्रुप रेफ्यूजीज के एक ग्रुप से मिल जाता है और सर्पेंट्स पास से खतरनाक रास्ता चुनता है। रास्ते में एक विशाल समुद्री सांप हमला कर देता है। ये जीव यात्रियों के बीच अफरा तफरी मचा देता है, जिससे सभी को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। आंग उस राक्षस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि कटारा, सोक्का और सुकी शरणार्थियों की रक्षा करते हैं। खतरे के बावजूद आंग अवतार अवस्था में जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे उसकी शक्ति पर नियंत्रण खोने का डर होता है। लड़ाई के दौरान वो सांप को बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसने जो किया उससे आंग काफी डर जाता है। कटारा इस मौके का उपयोग उसे एक जरूरी सबक सिखाने के लिए करती है। पहले उसने उसे वाटर हीलिंग सिखाने की पेशकश की थी, लेकिन आंग ने इस आइडिया को ठुकरा दिया था, क्योंकि उसका ध्यान केवल लड़ाई पर था। अब वो उसे घायल जीव को बचाने के लिए हीलिंग तकनीकों का उपयोग करने के लिए मना लेती है। वे मिलकर सांप की चोटों को ठीक करते हैं और दोबारा हमला करने के बजाय जीव शांतिपूर्वक समुद्र में लौट जाता है। ये एक्सपीरियंस आंग के नजरिए को बदल देता है। वो समझने लगता है कि अवतार होने का मतलब केवल दुश्मनों को हराना नहीं है, बल्कि जब भी संभव हो जीवन की रक्षा करना भी है। कटारा की क्षमताओं से प्रभावित होकर सुकी ने सुझाव दिया कि वो किसी दिन क्योशी योद्धा बन सकती है, जिससे कटारा को विचार करने के लिए कुछ नया मिलेगा। फिर जैसे जैसे समूह अर्थ किंगडम में गहराई से आगे बढ़ता है, साई परेशान करने वाली खबर का खुलासा करती है। सोजिन का कॉमेट नजदीक आ रहा होता है। पिछली बार जब कॉमेट गुजरा था तो फायर लॉर्ड सोजिन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके हमला शुरू किया था, जिसमें एयर नोमैड्स का सफाया हो गया था। जब ये वापस आएगा तो फायर नेशन फायर बेंडर्स नाटकीय रूप से मजबूत हो जाएंगे। ये महसूस करते हुए कि कितना कम समय बचा है, एंग फैसला करता है कि उन्हें बासिंग से पहुंचना होगा। वो अर्थ किंगडम को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने, शरणार्थियों की मदद करने और कॉमेट के आने से पहले एक अर्थ बेंडिंग सिखाने वाला शिक्षक ढूंढने की कोशिश करता है। अन्यत्र अजुला अपने नजदीकी सहयोगियों माय और टाई ली को इकट्ठा करती है। उनकी वफादारी का परीक्षण करने के लिए वो उन्हें क्रूर द्वंद्व में मजबूर करती है। दोनों सेनानियों ने जबरदस्त जोश का प्रदर्शन करते हुए अजुला को भरोसा दिलाया कि वे उन पर भरोसा कर सकती हैं।
अपनी पूरी टीम के साथ वो अवतार को ट्रैक करने के लिए निकलती है, ये विश्वास करते हुए कि एंग को ढूंढना फाइनली उसे ज़ूको तक ले जाएगा। इस बीच इरोह को पीछे छोड़ने के बाद ज़ूको अर्थ किंगडम में अकेले घूमता है। जैसे ही वो बंजर ग्रामीण इलाकों में यात्रा करता है, उसके बचपन की यादें लौट आती हैं। फ्लैशबैक में ज़ूको और अज़ूला के बीच जटिल रिश्ते का पता चलता है, जो फायर लॉर्ड ओजाई के कठोर दर्शन से आकार लेता है कि हर लड़ाई एक विजेता और एक हारने वाले के साथ समाप्त होनी चाहिए। ओजाई ने लगातार अपने बच्चों की तुलना की, अज़ूला की क्रूरता की प्रशंसा की, जबकि ज़ूको की करुणा की आलोचना की। उनकी मां उर्सा ने उन्हें ओजाई के प्रभाव से बचाने की कोशिश की और यहाँ तक कि उन्हें शाही दरबार से दूर ले जाने का भी प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास अंततः विफल रहे, जिससे दोनों बच्चे जहरीले वातावरण में फंस गए। वर्तमान में ज़ूको का सामना डाकुओं के एक समूह से होता है, जो पेंग नाम के एक युवा लड़के को परेशान कर रहा है। अन्याय को नज़रअंदाज करने में असमर्थ रहते हुए वो बीच बचाव करता है और उन्हें डराता है। बचाव के लिए आभारी पेंग ज़ूको को याद के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित करता है। वहां ज़ूको पेंग की बड़ी बहन फे से मिलता है, जो उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानने के बावजूद उसका स्वागत करती है। परिवार उसे अपने खलिहान में भोजन और रहने की जगह प्रदान करता है। हालांकि ज़ूको सुरक्षित रहता है, वो धीरे धीरे उनके आसपास सहज हो जाता है। इस बीच एंग और उसके दोस्त बा सिंगसे की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। शरणार्थियों के साथ यात्रा करने से उनके पास खाने पीने और पैसे की कमी हो जाती है, इसलिए वे जारी रखने के लिए पर्याप्त कमाई का रास्ता तलाशने के लिए पास के शहर में रुकते हैं। वे जल्द ही अर्थ रंबल नामक एक अर्थ बेंडिंग टूर्नामेंट के बारे में सुनते हैं, जहां एक बड़ा नगद पुरस्कार विजेता का इंतजार कर रहा होता है। अखाड़े में वे ब्लाइंड बैंडिट के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमयी सेनानी को बोल्डर नामक एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी को हराते हुए देखते हैं। भीड़ ब्लाइंड फाइटर के कौशल से हैरान हो जाती है, लेकिन एंग की दिलचस्पी और भी बड़ी है। ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि लड़ाकू ब्लाइंड बैंडिट जिंग की पेशेंस का पूरी तरह से प्रतिबिंब है, जिसे भूमि ने बताया था। इस बात से श्योर होकर एंग को अपना अर्थ बेंडिंग वाला शिक्षक मिल गया है। एंग चैंपियन से मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन मौका मिलने से पहले ही ब्लाइंड बैंडिट गायब हो जाती है। इसके तुरंत बाद धनी बेफोंग परिवार के सचिव जी शेन समूह से संपर्क करते हैं। वे उन्हें रात के खाने के लिए बेफोंग एस्टेट में आमंत्रित करते हैं, ये समझाते हुए कि परिवार ने लंबे समय से अवतार का समर्थन किया है। पहुंचने पर एंग को कुछ आश्चर्यजनक पता चलता है। बेफोंग की अंधी बेटी टोफ वास्तव में अंधी डाकू है। रात के खाने के दौरान टोफ अपने गुप्त जीवन को अपने माता पिता से छुपाती है, जो उसे नाजुक और असहाय मानते हैं। एंग उसे अर्थ बेंडिंग सिखाने के लिए मनाता है, लेकिन वो मना कर देती है। उस शाम बाद में दोनों बगीचे में अकेले मिलते हैं। टोफ बताती है कि न्यूट्रल जिंग का मतलब है अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना और ये समझना कि कब कोई काम करना है और कब इंतजार करना है। हालांकि उसके पास आंग के लिए ज़रूरी हुनर हैं, फिर भी वो अपने परिवार की उम्मीदों में फंसी हुई महसूस करती है और उसे लगता है कि वो बस उन सभी को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ अज़ूला आंग और ज़ूको दोनों की तलाश जारी रखती है। अपने भाई के उलट वो जानकारी पाने के लिए डराने धमकाने और खौफ का इस्तेमाल करती है और अपने पीछे डरे हुए लोगों को छोड़ती जाती है। माय और टाइली के साथ वो धीरे धीरे अपने टारगेट के करीब पहुंचती है। फी के घर वापस आकर ज़ूको परिवार की मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए घर के कामों में मदद करने लगता है। वो उनकी छत ठीक करता है और घर के काम करता है और धीरे धीरे फायर नेशन के महल से दूर एक सादी जिंदगी का अनुभव करता है। फी को एहसास होता है कि वो बहुत दर्द में है, लेकिन वो उससे जवाब के लिए जोर नहीं देती। ज़ूको अपनी माँ की बातों को याद करता है, जो ज़ूको को हिम्मत और दया के बारे में उर्सा की सीख देती हैं। ये ऐसी बातें हैं जो सब कुछ सहने के बावजूद उस पर असर डालती रहती हैं। हालात तब तेजी से बदलते हैं जब सोका और सुकी की अचानक शहर में माय और टाइली से मुठभेड़ हो जाती है। उनके बीच जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि सोका और सुकी डटे रहते हैं, लेकिन लड़ाई से लोगों का ध्यान खिंचता है और जल्द ही ये एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। उसी समय अज़ूला आखिरकार ज़ूको तक पहुंचती है। उनकी मुलाकात शुरू से ही दुश्मनी भरी होती है। अज़ूला उससे घर लौटने को कहती है, लेकिन ज़ूको मना कर देता है। बहस आगे बढ़ती उससे पहले ही आंग वहां पहुंच जाता है, जिससे बाजार के बीचों बीच 3 तरफा लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई पूरे शहर में फैल जाती है, क्योंकि आग, धरती और पानी की शक्तियां आपस में टकराती हैं। अज़ूला अपनी डरावनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है, नीली लपटें और यहाँ तक कि बिजली भी छोड़ती है। ज़ूको अपनी बहन और अवतार के ग्रुप दोनों से लड़ता है और साथ ही अपने लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखने की कोशिश करता है। कतारा, सोका, सुकी, माय और टाइली सभी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे चौक पर पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। आखिरकार टोफ भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और खुलकर अपनी अर्थ बेंडिंग की काबिलियत दिखाती है। उसकी काबिलियत से सब प्रभावित होते हैं और वो टीम अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में पूरी तरह सक्षम साबित होती है। उनकी मिलीजुली कोशिशों के बावजूद अज़ूला एक खतरनाक खतरा बनी रहती है और लगभग हावी हो जाती है। हालात तब तेजी से बदलते हैं जब अचानक आयरो वहां आ पहुंचता है।
अपने भतीजे को ढूंढने के बाद वो लड़ने वालों के बीच आता है और अजूला से रुकने को कहता है। इसके बजाय वो बिजली के हमले से जवाब देती है जो आयरो को लगता है। अपने चाचा को घायल देखकर ज़ुको हैरान रह जाता है और लड़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही अजूला पीछे हटती है, ज़ुको घायल आयरो को ले जाता है। हालांकि टीम अवतार मदद की पेशकश करती है, लेकिन वो मना करता है और अपने चाचा के साथ चला जाता है। एक बार फिर ज़ुको अकेले ही अपना रास्ता चुनता है। ये लड़ाई टोफ को एक ज़रूरी फैसला लेने में मदद करती है। अपने माता पिता के कंट्रोल में रहने से तंग आकर वो आंग के साथ जुड़ने के लिए और उसकी अर्थ बेंडिंग टीचर बनने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है कि वो चली गई है तो वे गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत जी शेन और बोल्डर को उसके पीछे भेजते हैं। इस बीच आंग की अर्थ बेंडिंग ट्रेनिंग टोफ की सख्त निगरानी में जारी रहती है। इस दौरान ग्रुप बा सिंह से की ओर यात्रा करता है। टोफ आंग की कम प्रोग्रेस से परेशान होती है। वो आंग को कंटिन्यूसली याद दिलाती है कि अर्थ बेंडिंग के लिए कॉन्फिडेंस और टकराव से बचने के बजाय मजबूती से खड़े रहने की इच्छा की ज़रूरत होती है। अपनी यात्रा के दौरान टोफ को एहसास होता है कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं और तय करती है कि ये आंग के लिए प्रैक्टिस करने का सही मौका हो सकता है। टोफ और एंग पीछा करने वालों का सामना करने के लिए दूसरों से अलग हो जाते हैं, जबकि बाकी ग्रुप आगे बढ़ता रहता है। पीछा करने वाले जी शेन और बोल्डर निकलते हैं। टोफ एंग को अपनी जगह पर डटे रहने और उनके खिलाफ अर्थ बेंडिंग का इस्तेमाल करने का आदेश देती है। सबक जल्दी ही अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि दोनों आदमी अपनी अपनी फलाह देने लगते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद एंग को टोफ की सीख को लागू करने में मुश्किल होती है और आखिरकार वो लड़ाई जीतने के लिए वाटर बेंडिंग का सहारा लेता है, जिससे टोफ निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है एंग अभी भी पूरी तरह से अर्थ बेंडर की सोच को अपनाने से इनकार कर रहा है। दूसरी ओर इरो ज़ुको को आने वाले खतरों के लिए तैयार करना जारी रखता है। वो बिजली से प्रेरित एक तकनीक के बारे में बताता है, ये समझाते हुए कि इसका मकसद हमला करना नहीं बल्कि बचाव करना है। इरोह का मानना है कि ज़ुको को इसमें महारत हासिल करने से पहले अपने अंदर की उथल पुथल को सुलझाना होगा। उनकी ट्रेनिंग तब रुक जाती है जब फायर नेशन की सेनाएं एक बार फिर करीब आ जाती हैं। बा सिंह से लौटने से इनकार करते हुए इरोह और ज़ुको भागने की कोशिश करते हैं। फाई की मदद से वे अजूला के उन्हें पकड़ने से पहले एक फेरी पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि लड़ाई के दौरान इरोह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही फेरी निकलती है, ज़ुको दूर से अजूला को देखता है और साथ ही अपने चाचा की देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात जेट से होती है, जो उसे जहाज के कप्तान से दवा और ज़रूरी सामान चुराने की कोशिश में शामिल होने के लिए कहता है। इरोह की ठीक होने में मदद करने की इच्छा से ज़ुको न चाहते हुए भी इसमें शामिल हो जाता है। योजना सफल हो जाती है और उन्हें ज़रूरी सामान मिल जाता है। एंग और टोफ आखिरकार बा सिंह से पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि शहर पर भारी सैन्य नियंत्रण है। उनके बाकी दोस्तों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है और सभी को अलग अलग कोठरियों में रखा गया है। यहाँ तक कि टोफ को भी जेल के अंदर अपनी शक्तियाँ कम असरदार लगती हैं। अपने परिवार की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करते हुए वो दावा करती है कि बेफोंग परिवार का शहर में ज़रूरी काम है। इस बात से अधिकारी समूह को रिहा करने के लिए मान जाते हैं। हालांकि अनगिनत अन्य शरणार्थी वहीं रह जाते हैं। स्थिति को गलतफहमी मानते हुए एंग को उम्मीद होती है कि वो सीधे अर्थ किंग से बात कर पाएगा। इसके बजाय समूह को जूडी नाम की एक गाइड दी जाती है। वो उन्हें शहर घुमाती है और साथ ही राजा से मुलाकात की हर कोशिश को सावधानी से रोकती है। टोफ जल्दी ही समझ जाती है कि उन्हें अंतहीन नौकरशाही के जरिए नियंत्रित किया जा रहा है और वो सभी को सलाह देती है कि जब तक कोई मौका न मिले तब तक वे उनकी बात मानते रहें। उनकी अगली मुलाकात शहर के सांस्कृतिक मंत्री लोंगफेंग से होती है। लोंगफेंग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और बताते हैं कि ओमाशु के शरणार्थियों को भोजन और आश्रय दिया जा रहा है। वो ये भी बताते हैं कि किंग कुई एक डिनर आयोजित कर रहे हैं और चाहते हैं कि एंग और उसके साथी इसमें शामिल हों। जहां बाकी लोग इसे राजा तक पहुंचने का मौका मानते हैं, वहीं टोफ को शक होता है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। सभा में जनरल सुंग युद्ध की किसी भी बात को खारिज कर देते हैं और जोर देते हैं कि बा सिंह से पूरी तरह से सुरक्षित है। एंग वहां घुलने मिलने की कोशिश करता है, जबकि टोफ उन प्रभावशाली परिवारों का ध्यान खींचती है जो उसके बैकग्राउंड से वाकिफ हैं। शहर को और जानने की कटारा की कोशिशें टोफ के इस विश्वास को और मजबूत बनाती हैं कि सभी पर नजर रखी जा रही है। सुक्का शाम का कुछ समय बा सिंह से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाई के साथ बातचीत में बिताता है और सुकी के लिए अपनी अनसुलझी भावनाओं के बारे में सोचता है। जब आखिरकार किंग कुई सामने आते हैं तो एंग उन्हें आने वाले धूमकेतु के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। लोंगफेंग बीच में दखल देते हैं, बताते हैं कि शहर के अंदर युद्ध पर चर्चा करना मना है। वो एंग को समझाते हैं कि सेवा और सहयोग के जरिए राजा का भरोसा जीतना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि एंग सलाह मान लेता है, लेकिन टोफ को शक बना रहता है। उस रात जाय की चिंता और बढ़ जाती है जब गार्ड्स उसके पास आकर कहते हैं कि राजा उससे लेक लाओगाई पर मिलना चाहते हैं। उसे चुपचाप हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है, जिससे पता चलता है कि बा सिंह से में उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक राज छिपे हैं।
इस बीच बा सिंग से में एंग की जिंदगी टोफ की कड़ी ट्रेनिंग के साथ शुरू होती है। सूरज उगने से पहले वो उसे अर्थ बेंडिंग की ट्रेनिंग जारी रखने के लिए बाहर ले जाती है, क्योंकि वो आंग को और मजबूत बनाना चाहती है। हालांकि आंग बेहतर हो रहा है, लेकिन तौफ को यकीन है कि वो अर्थ बेंडिंग के गहरे सिद्धांतों को समझने के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतता है, लॉन्गफेंग शहर के अलग अलग नागरिकों के सामने आंग को पेश करता है और सावधानी से उसकी पब्लिक इमेज बनाता है। उसी समय सोका जाई के गायब होने को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कई बार जाई की वर्कशॉप पर जाता है और मैसेज छोड़ता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जवाब खोजने के लिए सोका प्रोफेसर जाई के पास जाता है, जो बताता है कि बा सिंग से में लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। अक्सर टीचर, स्टूडेंट और खतरनाक सवाल पूछने वाले लोग गायब हो जाते हैं। जाई चेतावनी देता है कि आने वाले कॉमेट के बारे में जानकारी होने की वजह से आंग और उसके दोस्त भी निशाने पर आ सकते हैं। शहर में दूसरी तरफ ज़ूको और आयरो आम लोगों के बीच चुपचाप रह रहे होते हैं। ज़ूको घंटों तक मेहनत मजदूरी का काम करता है, जबकि आयरो उस पर नजर रखता है। इस बीच कटारा चुपके से अपनी रातें शहर की बढ़ती समस्याओं से जूझ रहे आम नागरिकों की मदद करने में बिताती है। अपनी पहचान छिपाकर वो बिना किसी का ध्यान खींचे जहां भी हो सके मदद करने की कोशिश करती है। ज़ूको पर जेट का असर बढ़ता जा रहा होता है। वो ज़ूको को बताता है कि फायर नेशन के कुछ पुराने सैनिक पास के पुराने अस्तबलों में छिपे हुए हैं। उस रात लोगों की एक भीड़ उनका सामना करने की योजना बनाती है और जेट भी उसमें शामिल हो जाता है। क्या हो सकता है, इस बात की चिंता करते हुए ज़ूको शरणार्थियों को चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि पुराने सैनिक उसे फायर नेशन का मानकर उसकी चेतावनी पर भरोसा करने से इनकार कर देते हैं। कटारा हमले की योजना के बारे में बातचीत सुन लेती है और समझ जाती है कि मुसीबत आने वाली है। उसी समय आयरो बा सिंग से का एक और पहलू देखता है, जब एक महिला फायर नेशन से हुई तबाही के खिलाफ सबके सामने विरोध करती है। जल्द ही राजा के गार्ड उसे देख लेते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं, जिससे शहर के लोगों पर काबू पाने के कठोर तरीकों का पता चलता है। इन घटनाओं के बीच आंग धीरे धीरे अपनी अर्थ बेंडिंग में सुधार करता रहता है। टॉफ को तरक्की तो दिखती है, लेकिन उसे लगता है कि वो अभी भी देखने पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वो समझाती है कि असल महारत हासिल करने के लिए सतह के नीचे की हलचल को महसूस करना और अपने आसपास की छिपी हुई दुनिया को समझना जरूरी है। उसे सीखने में मदद करने के लिए वो उसे आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। शहर से दूर अजूला का सामना सुकी और कियोशी वॉरियर्स से होता है। इस दौरान अजूला को पता चलता है कि फायर लॉर्ड ओजाई के आदेश के बाद उसका मिशन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। निराश होने के बावजूद उसे पीछे हटना पड़ता है। बा सिंग से में वापस आकर टॉफ कटारा से उसकी रात की गतिविधियों के बारे में बात करती है और उसे चेतावनी देती है कि आंग की बढ़ती क्षमताओं की वजह से जल्द ही छिपकर घूमना नामुमकिन हो सकता है। फिर टॉफ को खुद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जब लाओ उसके पास एक परेशान करने वाली जानकारी लेकर आता है। वो उसे याद दिलाता है कि बेफोंग परिवार ने फायर नेशन के साथ व्यापार किया था। अगर ये लेन देन सबके सामने आ जाते हैं तो देशद्रोह के आरोप लग सकते हैं। ग्रुप का शक तब बढ़ जाता है जब जूडी आकर जाई के न होने की वजह बताती है। वो कहती है कि वो रॉयल इंजीनियर्स में शामिल हो गया है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। यहाँ तक कि आंग को भी एहसास होने लगता है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बाद में लॉन्गफेंग मानता है कि दाई ली ने जाई को हिरासत में ले लिया है। उसके अनुसार जाई पर राजा के खिलाफ साजिश रचने की जांच चल रही है, एक ऐसा दावा जिससे आंग के राजा से मिलने की संभावना में देरी हो जाती है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, सोका और टॉफ उन सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें वो छिपा रही हैं। हालांकि मामला सुलझ नहीं पाता, लेकिन वे इस बात पर सहमत होते हैं कि बड़े खतरों पर ध्यान देने की जरूरत है। उस रात आयरो का सामना एक डाकू से होता है, जो उसे लूटने की कोशिश करता है। लड़ने के बजाय वो शांति से उस आदमी से बात करता है और आखिरकार उसके साथ खाना खाता है, जिससे एक दुश्मनी भरी मुठभेड़ शांतिपूर्ण बातचीत में बदल जाती है। दूसरी तरफ जेट अपने साथियों के साथ फायर नेशन के पुराने सैनिकों पर हमला करने जाता है। हिंसा भड़कने से पहले कटारा बीच बचाव करती है और शरणार्थियों की रक्षा करती है। इस टकराव से हमला तो रुक जाता है, लेकिन जेट उसे पहचान लेता है और उसका नाम पुकारता है, जिससे कटारा को भागना पड़ता है। बाद में जनरल सुंग चुपके से एंग से मिलती है। वो बताती है कि दाई ली पूरे शहर में काम करते हैं और उसे चेतावनी देती है कि लॉन्गफेंग जितना मानता है उससे कहीं ज्यादा चीजों को कंट्रोल करता है। सुंग का मानना है कि युद्ध आने वाला है और वो एंग से राजा को तैयारी के लिए मनाने में मदद करने को कहती है। हालांकि शुरू में उसे शक होता है, लेकिन किंग कुई तक पहुंचने की एक और नाकाम कोशिश के बाद एंग को धीरे धीरे एहसास होता है कि शायद वो सच कह रही है। एंग अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और जो कुछ भी उसने सीखा है वो उन्हें बताता है। उसी समय शहर के आसपास देखे गए रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति की पहचान ज़ूको के रूप में सामने आती है। बा सिंग से के बाहर अजूला माई और टाइली के साथ पहुंचती है। कियोशी वॉरियर्स का भेष बदलकर और ट्रैन को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके वे शहर के दरवाजों तक पहुंचती हैं। उनकी चाल पूरी तरह कामयाब रहती है और बिना किसी शक के बा सिंग से में उनका स्वागत किया जाता है। इस बीच एंग को अपने और कटारा के बीच आई दूरी का अफसोस होता है और वो तय करता है कि उसे उससे बात करनी चाहिए।
जब वो ग्रुप के पास लौटता है तो टोफ बताती है कि कटारा पहले ही जनरल सुंग से मिलने जा चुकी है। सुंग कटारा को चेतावनी देता है कि लॉन्ग फेंग का सामना करना उनके अब तक के किसी भी चैलेंज से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। फिर उनका तुरंत का मकसद स्पिरिट लाइब्रेरी को खोजना और आने वाले धूमकेतु की सही तारीख का पता लगाना बन जाता है। जाई की मदद से ग्रुप को एक पुराना स्क्रोल मिलता है जो उन्हें निचले रिंग में कहीं छिपे स्पिरिट स्कार की ओर ले जाता है। ये मानते हुए कि लाइब्रेरी में युद्ध का रुख उनके पक्ष में मोड़ने वाले जवाब हो सकते हैं, वे उसे खोजना शुरू कर देते हैं। जब तैयारियां चल रही होती हैं तो टोफ को पता चलता है कि उसकी माँ शहर आने वाली है। उसी समय अजूला, माय और टाइली पहुंचती हैं और लॉन्ग फैंग और सुंग के बढ़ते झगड़े का फायदा उठाना शुरू कर देती हैं। दूसरी ओर टोफ की मुलाकात आयरो से उसकी चाय की दुकान पर होती है। वो उसे अपने परिवार के साथ ईमानदार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है और याद दिलाता है कि बदलाव के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। बाद में आयरो ज़ुको के सामने दिल की बात कहता है और मानता है कि उसने अक्सर उसकी तुलना लू टेन से की है। वो ज़ुको को वैसा ही अपनाने और उसके चुने हुए रास्ते पर उसका साथ देने का वादा करता है। दूसरी ओर सोका के शक के बावजूद कटारा लाइब्रेरी खोजने के लिए जेट की मदद लेती है। जेट उन्हें एक छिपे हुए रास्ते पर ले जाता है जहां ग्रुप ध्यान लगाता है और स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करता है। वहां उन्हें वान शी टोंग की पहरेदारी वाली मशहूर लाइब्रेरी मिलती है। वान शी टोंग एक विशाल उल्लू स्पिरिट है जिसे इंसानों पर भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने बार बार ज्ञान का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया है। जाई बदले में ज्ञान देने का वादा करके उसे अंदर आने देने के लिए मना लेता है। लाइब्रेरी में खोजने के लिए ग्रुप अलग अलग हो जाता है। एंग की मुलाकात अवतार यांगचेन से होती है जो उसे अवतार स्टेट में महारत हासिल करने और आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने के लिए कहती है। टोफ को अवतार कियोशी से धूमकेतु के चक्र के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि डे ऑफ ब्लैक सन नाम का सूर्य ग्रहण कुछ समय के लिए फायरबेंडर्स की शक्ति छीन लेगा। इसी बीच सोका को खगोलीय पिंडों की गति को ट्रैक करने वाला एक कक्ष मिलता है जिससे उन्हें ग्रहण के आने का समय पता चल जाता है। असली दुनिया में वापस आने पर ज़ुको को ग्रुप के बेहोश शरीर मिलते हैं और वो एंग को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा न कर पाने पर वो वहां से चला जाता है और बाद में आयरो को अपनी हिचकिचाहट के बारे में बताता है। लाइब्रेरी के अंदर जाई दूसरों को धोखा देता है और हमेशा के लिए अंदर आने की इजाजत पाने के लिए वान शी टोंग को उनके असली इरादों के बारे में बता देता है। स्पिरिट इसे लाइब्रेरी के नियमों का उल्लंघन मानती है और हमला कर देती है। ग्रुप के बाहर निकलने की कोशिश में अफरा तफरी मच जाती है। जेट उन्हें समय देने के लिए पीछे रुक जाता है जिससे बाकी लोग भाग पाते हैं। जब वे अपने शरीर में वापस आते हैं तो उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अप्पा गायब हो गया है और ये साफ हो जाता है कि कोई उसे ले गया है। एंग अप्पा के गायब होने के लिए टोफ को जिम्मेदार ठहराता है और पूरी रात उसे खोजने में बिताता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। सुबह तक ग्रुप इस बात पर सहमत हो जाता है कि अप्पा को खोजने का सबसे अच्छा तरीका अर्थ किंग से मिलना और बा सिंह से के अंदर क्या हो रहा है इसका खुलासा करना है। दूसरी ओर ज़ुको को तेज बुखार हो जाता है। ईरो समझाते हैं कि ऐसा बुखार बदलाव का संकेत हो सकता है जो किसी व्यक्ति के पुराने रूप और नए रूप के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। जैसे जैसे ज़ुको को होश आता जाता है उसे अपने बचपन की साफ यादें आती हैं। उसे अपनी माँ के साथ बिताए पल, उनका रहस्यमयी ढंग से चले जाना और ओजाई द्वारा सालों तक भावनात्मक रूप से नजरअंदाज किए जाने की बातें याद आती हैं। इस मुश्किल समय में अजूला, ड्रैगन्स और अपने परिवार की उम्मीदें ज़ुको को परेशान करती रहती हैं। उसी समय अजूला अपनी जेल की कोठरी में ही कोई साजिश रचने लगती है। वो लॉन्ग फेंग के पास उन जनरलों की जानकारी लेकर जाती है जो उसके विरोधी हैं और ज़ुको के बारे में जानकारी के बदले उनके नाम बताती है। फिर वो एक और खतरे के बारे में बताती है और दावा करती है कि शहर की दीवारों के बाहर हजारों फायर नेशन के सैनिक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लॉन्ग फेंग उसके आत्मविश्वास को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसकी बातें उसे बेचैन कर देती हैं। जब ज़ुको आखिरकार ठीक हो जाता है तो वो ज्यादा शांत और सुकून महसूस करता है। वो चाय की दुकान पर आयरोह की मदद करने लगता है और वहां स्थायी रूप से काम करने की इच्छा भी जाहिर करता है। इस बीच अजूला एक डरावना नतीजा निकालती है और तय करती है कि ज़ुको एक खतरा बन गया है जिसे आखिरकार खत्म करना ही होगा। बा सिंह से में सोक्का ग्रुप को शाही महल में चुपके से ले जाने के लिए शराब के बड़े पीपों में छिपकर जाने का प्लान बनाता है। ये योजना सफल हो जाती है जिससे वे अर्थ किंग तक पहुंच पाते हैं। कटारा आंग को शांत रहने और गुस्से में राजा का सामना करने के बजाय उन्हें समझाने पर ध्यान देने के लिए कहती है। ग्रुप शहर में भ्रष्टाचार के सबूत पेश करता है और बा सिंह से पर लॉन्ग फेंग के कंट्रोल के बारे में समझाने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए अर्थ किंग बात सुनने को तैयार लगते हैं, लेकिन लॉन्ग फेंग जनरल सुंग के साथ आते हैं जो सबके सामने उनका साथ देते हैं और आरोपों को खारिज कर देते हैं। वो कई ऐसी बातें भी बताते हैं जिनसे ग्रुप की विश्वसनीयता पर शक पैदा होता है, जैसे कटारा की गतिविधियां और बेफोंग परिवार के फायर नेशन के बिजनेस से संबंध। अब आंग पर दबाव बहुत बढ़ जाता है।
परेशान और दबाव में आकर वो राजा के सामने अपना आपा खो बैठता है। मीटिंग के नाकाम होने से ग्रुप में तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि छिपे हुए राज और बढ़ती निराशा सामने आने लगती है। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले अकेला महसूस करते हुए आंग अपने दोस्तों से दूर हो जाता है। दूसरी ओर ज़ूको इरोह को बताता है कि वो रात में भेष बदलकर शहर में लोगों की चुपचाप मदद कर रहा है। उसकी आलोचना करने के बजाय इरोह उसकी दयालुता की तारीफ करते हैं। बाद में इरोह ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लोटस से संपर्क करते हैं और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और औपचारिक रूप से उनके मकसद के लिए खुद को समर्पित करते हैं। उस रात कटारा दाइली के खिलाफ काम करती रहती है और अचानक खुद को ज़ूको के साथ लड़ते हुए पाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद वे हार जाते हैं और पकड़े जाते हैं। जैसे जैसे शहर में घटनाएं घटती हैं, टॉफ अपनी मां से दोबारा मिलती है, सोक्का बेहोश हो जाता है और आंग भूमि की पहले दी गई सलाह के बारे में सोचता है। अचानक उसे एक बात समझ आती है, अप्पा शहर के बाहर कहीं खोया नहीं है, उसे जमीन के बहुत नीचे कैद करके रखा गया है। इस बीच एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि आंग पहली बार एक युवा एयर नोमैड के तौर पर अप्पा से कैसे मिला था। युवा स्काई बाइसन की ओर खिंचे चले आए आंग ने उसे एक सेब दिया, जिससे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो सालों तक कायम रहा। वर्तमान में वही जुड़ाव आंग को ये समझने में मदद करता है कि अप्पा को शहर के नीचे कहीं कैद करके रखा गया है। जब दाइली एजेंट उसे ढूंढ रहे होते हैं तो आंग अकेले ही अपने दोस्तों और अप्पा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर सोका एक जेल की कोठरी में साई के साथ जागता है, जो स्पिरिट लाइब्रेरी में हुई पिछली मुठभेड़ में बच गया था। दोनों दीवारों में लगे क्रिस्टल का इस्तेमाल करके भागने की योजना बनाने लगते हैं। पास ही कटारा और ज़ूको पकड़े जाने के बाद एक साथ कैद मिलते हैं। पहली बार कटारा को उस रहस्यमयी साथी की असली पहचान पता चलती है जिसने उसके साथ लड़ाई की थी। हालांकि शुरू में वो उसे दुश्मन मानती है, लेकिन ज़ूको बताता है कि वो अब उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता जिस पर वो पहले चलता था। उनकी बातचीत निजी हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माँओं को खोने और अपने परिवारों द्वारा छोड़े गए दर्द के बारे में बात करते हैं। कटारा स्पिरिट ओएसिस का पानी भी दिखाती है, जो गंभीर घावों को ठीक कर सकता है, और ज़ूको की मदद के लिए इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है। इस बीच टोफ अपनी माँ से मिलती है। लेडी बेफोंग वादा करती है कि वो फायर नेशन से रिश्ते तोड़ लेगी और कहती है कि वो अपनी बेटी के साथ बेहतर रिश्ते चाहती है। हालांकि उसकी बातें दिल से मांगी गई माफ़ी के बजाय किसी बिजनेस डील जैसी लगती हैं। जब टोफ अपने दोस्तों से विदा लेने के लिए समय मांगती है तो उसकी माँ चुपके से उसकी चाय में नशीली दवा मिला देती है और उसे उसकी मर्जी के बिना ले जाती है। इसी समय लॉन्ग फैंग बढ़ते संकट से निपटने के लिए बा सिंह से के नेताओं को इकट्ठा करता है। अज़ूला इस मौके का फायदा उठाकर अपने असली इरादे जाहिर करती है। वो मिलिट्री लीडरशिप पर हमला करती है और ऐलान करती है कि अब बा सिंह से फायर नेशन का है। लॉन्ग फैंग को बहुत देर से एहसास होता है कि उसे मात दे दी गई है। जैसे जैसे शहर में अफरा तफरी फैलती है, आंग को पता चलता है कि अमिता उसे अधिकारियों से छिपा रही थी। जल्द ही उसे आयरो से मदद मिलती है, जो कैदियों को छुड़ाने के मिशन में उसके साथ शामिल हो जाता है। वे मिलकर अंडरग्राउंड जेल कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं। आंग ज़ूको और कटारा को खोजने से पहले सोका और साई को आज़ाद करता है। हालांकि उनका मिलन तनावपूर्ण होता है, लेकिन आयरो अपने भतीजे को जिंदा देखकर राहत महसूस करता है। घर ले जाते समय टोफ की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसकी माँ अभी भी उसे समझने को तैयार नहीं है। वापस लौटने के पक्के इरादे के साथ उसे एक नई शक्ति का पता चलता है और वो अपनी जेल की धातु को मोड़कर आज़ाद हो जाती है और तेजी से शहर की ओर भागती है। जमीन के बहुत नीचे लॉन्ग फैंग आंग के पास आता है और बताता है कि अज़ूला ने कब्जा कर लिया है। वो आंग से शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कहता है। सलाह को नज़रअंदाज करते हुए आंग आखिरकार अप्पा तक पहुंचता है और अपने सबसे पुराने दोस्त से दोबारा मिलता है। दूसरी ओर अज़ूला ज़ूको का सामना करती है। वो पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और अर्थ किंगडम के पतन के समय उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव देती है। आखिरकार ज़ूको उसके साथ रहने का फैसला करता है। ज़ूको और अज़ूला का सामना आंग और कटारा से होता है और एक ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। दाइली एजेंट से घिरे होने पर आंग अवतार स्टेट में आ जाता है और ज़बरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक अहम पल पर वो हिचकिचा जाता है। अज़ूला इसका फ़ायदा उठाती है, उस पर बिजली से हमला करती है और आंग को ज़मीन पर गिरा देती है। कटारा घायल अवतार को लेकर भाग निकलती है, जबकि टोफ और सोका उनके सुरक्षित निकलने में मदद करते हैं। जब फायर नेशन की फौजें बा सिंह से पर कब्जा कर लेती हैं तो वे सब मिलकर अप्पा पर सवार होकर भाग जाते हैं, जिससे अब नेचर का बैलेंस फिर से बिगड़ जाता है और इसी के साथ सीजन 2 एंड हो जाता है।